सर आपने क्लास स्टार्ट कर दी? हाँ कर दें। हाँ कर दीजिए। रिकॉर्डिंग आपने स्टार्ट, रिकॉर्डिंग आप ही बंद कर देंगे? स्टार्ट। हाँ मैं कर लूँगा, अभी स्टार्ट कर दूँ ना। ठीक है, आप कर लीजिए। ओके। ओके, हो गया स्टार्ट। एक बार कंफर्म कर दीजिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया ना। हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। ओके, थैंक यू। ठीक ओके, है। लेट्स ओके स्टार्ट। सर। ओके, हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर वेल। लेट्स स्टार्ट। इन लास्ट क्लास we have discussed about सेकेंड कोल्ड वॉर। पिछली क्लास में हम लोगों ने कोल्ड वॉर के बारे में बहुत सारी बातें की थी। पोस्ट कोल्ड वॉर शीत युद्ध के बाद जो वैश्विक स्थिति बनी, उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें हमने की थी। उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। और शीत युद्ध के जो उद्भव के कारण हैं और शीत युद्ध का ओरिजिन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं, उन सारी चीज़ों पे आज हम लोग बात करेंगे। बेसिकली शीत युद्ध जो हमें जानना है, शीत युद्ध नाम कहाँ से आया, कैसे आया, इस कॉन्टेक्स्ट में आज बात करेंगे। इसमें देखिए दो तीन चीज़ें समझने की आवश्यकता है। फर्स्ट थिंग इज कि शीत युद्ध नाम कहाँ से आया और क्यों इसका इमर्जेंस हुआ। तो इसको जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा। शीत युद्ध को समझने के लिए पहली चीज़ ये कि हमें ये जानना पड़ेगा कि सेकेंड कोल्ड वार के बाद, सेकेंड जो वर्ल्ड वार के बाद वैश्विक स्थिति क्या बनी। इसमें दो तीन चीज़ों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। देखिए फर्स्ट थिंग तो सेकेंड कोल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो वैश्विक स्थिति में मैंने बताया था कि कैसे 1945 के बाद पूरी वैश्विक व्यवस्था चेंज हो गया। पूरा जो विश्व था वो मतलब जो वैश्विक स्थिति थी, जो वर्ल्ड का जो स्ट्रक्चर था, एवरीथिंग वाज चेंज्ड आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। 1945 के बाद मैंने ये बताया था कि कैसे वैश्विक संस्थाओं का अभ्युदय हुआ, जैसे IMF, WTO। उस समय WTO का दूसरा फॉर्म था वो गैड था, UNO, और ये सारी संस्थाएं बनी। और इसके बाद जो सबसे बड़ा मेजर परिवर्तन हुए, जो बड़ा बदलाव हुआ, वो ये हुआ कि यूरोपियन हेजेमनी का अंत हो गया। यूरोप का जो एक प्राधान्यता था, जैसा सभी लोग जानते हैं कि यूरोप का पूरे दुनिया पे शासन था, लगभग पूरे विश्व पे शासन था। वो यूरोप का, वो अब यूरोप के पास वो शक्ति नहीं रही, यूरोप के पास वो ताकत नहीं रहा कि वो पूरा अपना वर्चस्व को कंटिन्यू कर पाए। इस कॉन्टेक्स्ट में यूरोपियन हेजेमनी का अंत हुआ, जो यूरोप की जो प्रधानता थी या प्रभुत्व था उसका अंत हुआ। इसके कई सारे परिणाम हुए। पहला परिणाम ये हुआ कि जो थर्ड वर्ल्ड के नेशंस थे, जो तृतीय विश्व के एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश थे, वहाँ पे वो सारे देश धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। उसमें भारत, चीन या और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे यूरोप का वर्चस्व था, आधिपत्य था या शासन था। वो सारे देश स्वतंत्र होने लगे, है ना। क्योंकि यूरोप के पास वो शक्ति नहीं रही, वो ताकत नहीं रहा कि यूरोप ना ही पॉलिटिकल पावर रहा और ना ही इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी थी कि वो अपनी कॉलोनी को सस्टेन कर पाए या आगे तक जारी रख सके। और दूसरी बात थी कि 1945 तक आते आते अमेरिका एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में सामने आ चुका था विश्व पटल पे। और अमेरिका के सामने आने से अमेरिका भी ये नहीं चाहता था कि यूरोप की कॉलोनी सस्टेन करे या यूरोप की कॉलोनी बनी रहे। अब ऐसा नहीं था कि अमेरिका वहां पे अपनी कॉलोनी एस्टैब्लिश करना चाहता था। आ रही बात समझ में? यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। अमेरिका भी चाहता था कि थर्ड वर्ल्ड के नेशंस डीकोलोनाइज्ड हो, थर्ड वर्ल्ड के जो देश हैं, तृतीय विश्व के देश, वहाँ पे विकास की गति चले और वो कॉलोनी ना रहे। उनको आत्मनिर्भर सिद्धांत, मतलब ये कहते हैं ना कि स्वयं निर्णय लेकर उनको अपने यहाँ लोकतंत्र स्थापित करने का अवसर मिले। तो ऐसा नहीं था कि अमेरिका वहाँ पे अपनी कॉलोनी बनाना चाहता था, इसलिए वो चाहता था कि वो स्वतंत्र हो जाए। उसका मूल उद्देश्य था, उसे ये लग रहा था कि चूंकि अमेरिका बहुत बड़ा पूंजीवादी देश बन के उभरा था, तो पूंजीवादी देश को अगर देश स्वतंत्र होंगे तभी फायदा होगा, कॉलोनी से नहीं वो बेनिफिट होगा। क्योंकि देश स्वतंत्र होंगे तो उसे वो क्या करेगा, वहां अपने उसे विस्तार के लिए उसे पूरा अवसर मिलेगा।
पूर्ण अवसर मिलेगा विस्तार का, और वहां पे वो अपने बाजार का विस्तारीकरण करेगा। उसलिए खुला बाजार चाहिए था अपने उत्पादों को बेचने के लिए। तो इसमें अमेरिका का भी रोल रहा। अमेरिका भी नहीं चाहता था, परिणामतः जो थर्ड वर्ल्ड के नेशंस थे और डिकोलोनाइज्ड हो गए और वी औपनिवेशिक हो गए, या देसी भाषा में, उसे सामान्य भाषा में कहें तो वो स्वतंत्र हो गए। क्लियर? तो ये पहला बिंदु मैंने बताया। दूसरा था परमाणु युग का सूत्रपात हुआ। आई थिंक यू ऑल आर फैमिलियर, आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड वार में, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराया गया। कारण स्पष्ट था, क्योंकि जापान इतना ज़्यादा उत्पात मचाए हुए था, इतना ज़्यादा उसकी जो विस्तारवादी नीतियाँ डोमिनेंट हो गई थी, कि उसे बैलेंस करना विश्व समुदाय के लिए आवश्यक था। और ये काम अमेरिका ने किया, उसके दो शहरों पे परमाणु बम गिराया, है ना। तो ये एक कारण था। एक रीजन ये भी हुआ कि परमाणु युग का सूत्रपात हो गया, मतलब परमाणु बनाने की होड़ से लग गई। और बहुत सारे देश, अमेरिका तो पहले ही था, उसके बाद रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, सभी देश ने अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके और ये परमाणु बम बनाने की होड़ में शामिल हो गए। और यहीं से हम कह सकते हैं कि एक तरीके से शस्त्रीकरण की होड़ शुरू हो गई। यहाँ पे शस्त्रों का एक जो जमावड़ा है, विकास से ज़्यादा शस्त्रों पे अपना ध्यान देने लगे राष्ट्र, और वो शस्त्र बनाने की होड़ में शामिल हो गए, परमाणु युग का जो सूत्रपात हुआ उसके साथ ही। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो विश्व पटल पे परिवर्तन हुआ, जिसे मैंने पहले बिंदु में बताने की कोशिश की थी, जो यूरोपियन वर्चस्व का अंत हुआ, उसके परिणामतः एशिया अफ्रीका में जागरण तथा संप्रभु राज्यों की संख्या में वृद्धि हुई। अब थर्ड सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो स्थिति बनी, उसमें ऐसा हुआ जैसे भारत भी आज़ाद हुआ, हमारे यहाँ एक तरीके से, मतलब सारे, केवल मैं हमारे यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी विश्व के जो तृतीय विश्व के देश थे, उन लोगों ने उसके बाद क्या करना शुरू किया कि उनके यहाँ पे मतलब विकास की प्रक्रिया शुरुआत हो गई। एक वहाँ अवेयरनेस आया, जागरूकता आया, और जागरूकता आने के साथ ही क्या हुआ कि वो सॉवरेन नेशन स्टेट, मतलब संप्रभु राष्ट्र राज्य, संप्रभु राष्ट्र राज्य आप समझ रहे हैं, जिसकी अपनी स्वतंत्र सरकार हो और जिस देश को अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो, उसे संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। तो एशिया अफ्रीका में ऐसे देशों की संख्या में वृद्धि होने लगा। उसका कारण मैंने बता दिया कि यूरोप की शक्ति का वो हो गया था, विलोपन हो गया था, या यूरोपियन शक्ति का एक तरीके से कहें तो पतन होने लगा था, और वो यूरोप के पास ताकत नहीं रह गई थी जो ताकि वो अपनी कॉलोनी को सस्टेन कर पाए और दिनों तक अपने शासन को वो दूसरे देशों पे जो उसका कॉलोनी थे, जैसे भारत, चाइना या और भी थे, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे वो अपने शासन को बनाए रख पाए। तो ये तीन बिंदु हो गए। पहला यूरोपीय वर्चस्व का अंत, दूसरा परमाणु युग की शुरुआत, और तीसरा बिंदु मैंने बताया साम्यवाद, ये एशिया और अफ्रीका के देशों में जो थर्ड वर्ल्ड के नेशंस थे, उनमें संप्रभु राष्ट्रों की संख्या में वृद्धि हुई, वहाँ लोकतंत्र की स्थापना होने लगी, वहाँ पे विकास की प्रक्रिया अबाध गति से चलने लगी। ये तीन बिंदु हैं। चौथा बिंदु है साम्यवाद का विस्तार। साम्यवाद आप समझते हैं शायद, ये मार्क्स की आइडियोलॉजी अगर आप जानते होंगे, मैंने पिछली कक्षाओं में कुछ चर्चा भी किया था इसके कि साम्यवाद क्या होता है। बेसिकली जो कोल्ड वार हम लोग पढ़ेंगे तो साम्यवाद आपका अनायास ही क्लियर हो जाएगा, उसी में आ जाएगा ये चीज़ें। साम्यवाद मतलब वो जो यूएस और यूएसएसआर दो भागों में जब विभाजित हो गए थे कोल्ड वार के तहत, तो उसमें ये हुआ कि यूएसएसआर अपनी वैचारिक प्रभाव से दूसरे देशों को अपने समूह में शामिल करना चाहता था। यही साम्यवाद है। साम्यवाद का विस्तार अभी यहाँ इतना ही समझिए। आगे हम शुरुआत करें, बताएंगे जब कोल्ड वार और शीत युद्ध, तो आपको साम्यवाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये साम्यवाद का विस्तार भी एक प्रमुख बिंदु है
जो शीत युद्ध जो द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल में विश्व युद्ध के पश्चात जो वैश्विक स्थिति बनी उसमें ये देखने को मिलता है ना। अगला बिंदु एक और जानना आवश्यक है, सैनिक गुटबंदियां की शुरुआत हो गई। सैनिक गुटबंदियां मतलब जैसे शीटो सैंटो नाटो, नाटो यूएस में था, शीटो सैंटो तो इसका वर्सा पैक्ट था यूएसएसआर का। तो ये दोनों जो देश थे मतलब एक मिलिट्री अलायंस बनाने लगे। मिलिट्री अलायंस मतलब दूसरे सैनिकों देश के सैनिकों के साथ एक अपना गठबंधन कर कर युद्ध अभ्यास करने लगे, वॉर के लिए प्रिपरेशन करने लगे। और ये एक तरीके से कहें तो ये वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा थ्रेट था, बहुत बड़ा खतरा था। इस तरीके की चीजें सामने देखने को मिली वर्ल्ड वॉर के बाद, है ना। सैनिक जो गुटबंदियां थी वो लार्ज स्केल पे बड़े पैमाने पे सैनिक गुटबंदियों का आगाज हुआ। और ये सैनिक गुटबंदियां बहुत दिनों तक कंटिन्यू रही। कोल्ड वॉर में तो ये बहुत कारगर रही ही रही, उसके बाद भी मतलब बनी ही रही, उसके बाद भी कई 90s के बाद भी। लेकिन अब लगभग लगभग आज इंटरडिपेंडेंट अंतर्निर्भर वैश्विक व्यवस्था जो बन रहा है उसमें ये संधियां जो हुई, धीरे धीरे इन संधियों का जो महत्ता है वो एक तरीके से कम होता गया, है ना। अब दूसरी बात मैं यहाँ पे ये बताना मैं चाह रहा था कि ये इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक और जो परिस्थिति देखो मिलती है उसमें ये आती है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो और परिस्थिति देखने को मिलती है उसमें ये कि जो है गुटनिरपेक्षता, गुटनिरपेक्षता का अभ्युदय हुआ। जैसा आप सभी जानते हैं कि गुटनिरपेक्षता क्या है और कैसे हमारे यहाँ पे वो था। और गुटनिरपेक्षता के जो मेन जो प्रणेता थे वो हमारे नेहरू को ही माना जाता है। तो चूंकि शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल में शीत युद्ध चल रहा था और शीत युद्ध चल रहा था तो पूरा विश्व दो भागों में विभाजित था, पूरी दुनिया दो भागों में विभाजित था। अमेरिका पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व कर रहा था और सोवियत रूस यूएसएसआर जिसे कहते हैं ये साम्यवादी समूह का नेतृत्व कर रहा था। और दोनों देश ये चाहते जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन थे एशिया अफ्रीका के जो भी है एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डीकोलोनाइज हुए या स्वतंत्र हुए, वहाँ नए नए लोकतंत्र की स्थापना विकास की प्रक्रिया में थी। इन लोगों का इन दोनों देशों का मूल उद्देश्य था कि उसको अपने समूह में शामिल करना, उन्हें अलग अलग तरीके का फायदा देकर, उन्हें फायदा का लालच देकर, उन्हें आर्थिक सहयोग देकर, उनके यहाँ विकास की गति को तीव्र करने का लालच देकर वो अपने समूह में शामिल करना चाह रहे थे। लेकिन अब ऐसे में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारे नेहरू काफी दूरदर्शी थे और ये और इसराइल और मिस्र के नासिर टीटो थे, ये इन्होंने कुछ लैटिन अमेरिका के देशों और ये दूसरे देशों के साथ मिलकर इन्होंने एक नई तरीके की अपनी राजनीति की शुरुआत की जिसे गुटनिरपेक्षता के नाम देते हैं। गुटनिरपेक्षता का मतलब होता है नाम, इंग्लिश में उसे कहते हैं नाम, NAM। उसको फुल फॉर्म होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नहीं, हमारी अपनी चीजें हैं, हमारा अपना वजूद है, हमारी अपनी पहचान है, हमारी अपनी राजनीति है, हमारी अपनी विदेश नीति है। इस चीज को इन लोगों ने क्या किया, कारगर किया, मतलब मतलब शुरुआत करने की कोशिश की और नेहरू ने। तो ये एक गुटनिरपेक्षता का उदय हुआ जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे आज भी रेलेवेंस है। अमेरिका द्वारा पिछले दिनों अमेरिकी जो कुछ डेलीगेट्स आए थे इंडिया में, यहाँ से जाने के बाद उन्होंने ये कह दिया था कि अब गुटनिरपेक्षता प्रासंगिक नहीं रहा। उसमें हमारे देश के जो भी प्रतिनिधि हैं उन्होंने स्पष्टीकरण दिया और बताया कि गुटनिरपेक्षता का उदय
मूल उद्देश्य केवल, हम इसे आगे के अध्याय में पढ़ेंगे, मैं थोड़ी सी चीजें बता दे रहा हूँ। गुटनिरपेक्षता का मूल उद्देश्य केवल दोनों गुटों से समान दूरी ही बनाना नहीं, इसलिए कि आज विश्व स्तर पे कोई गुट नहीं है तो इसलिए इसका रेलेवेंस खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। इसका रेलेवेंस आज भी है। हमारे देश के जो डेलीगेट्स थे, ये 10 साल पुरानी बात है, उनके द्वारा ये स्पष्टीकरण दिया गया कि नहीं, हम गुटनिरपेक्षता आज भी प्रासंगिक है। इसका मूल उद्देश्य था, मेन इसका टारगेट जो था वो था स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखना, जो आज भी है। हमारी विदेश नीति अमेरिका, ब्रिटेन या जापान या जर्मनी या चीन से प्रभावित नहीं है। हमें किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर निर्णय लेना होता है तो हम अमेरिकी पिछलग्गू नहीं बनते हैं, या हम रूस के मैत्री संधि से प्रभावित हुए बिना अपना निर्णय लेते हैं। क्लियर? तो यही है गुटनिरपेक्षता। इसे ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमें आगे जरूरत पड़ेगा। और ये आगे पूरा आपको बता दूं, गुटनिरपेक्षता ऐसा है कि आपको ये पूरे जिंदगी याद रहने वाली चीज है ना, और आपके लिए रिलेवेंस है कि पूरा फॉरेन पॉलिसी में भी आपको ये काम आएगा। ठीक है? और ये जो ये वाला यूनिट है, इसमें तो काम आएगा ही आएगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, गुटनिरपेक्षता से डेफिनेटली प्रश्न आता है, एकदम आता है, कोई इसमें संशय ही नहीं है कि गुटनिरपेक्षता से आपका प्रश्न आए। 8 में से एक प्रश्न तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है? तो ये है गुटनिरपेक्षता। अगला एक जो चीज हुआ, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का अंत हो गया। और ये चीजें लगभग हमने बात कर ली है कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का अंत हो गया, क्योंकि यूरोप की प्रधानता खत्म हो गई। यूरोप की वर्चस्ववादी नीति बहुत सफल नहीं रही, और यूरोप की जो वर्चस्ववादी नीति थी वो खत्म होने के साथ ही ऑब्वियसली जो कॉलोनी था वो भी एबोलिश होने लगे, वो भी विखंडित होने लगे और देश आज़ाद होने लगे, है ना। तो कहीं पे इस तरीके का एक दूसरे पे आधिपत्य बनाकर रहने वाली बात जो थी, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगभग लगभग समाप्त सी हो गई, है ना। इसके बाद कह सकते हैं कि जो सुपर पावर थे उनकी संख्या में कमी आई, है ना। ये कुछ बिंदु हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसे हम आगे पढ़ेंगे तो समझ लेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ ये हुई कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ भी जो है एक महाशक्ति के रूप में उभरा, तभी तो शीत युद्ध की आरंभ हुआ। सोवियत संघ, चूंकि यूएस तो एक आर्थिक शक्ति के रूप में आया ही था सामने, लेकिन इसके बाद सोवियत संघ भी ये हुआ, मतलब एक महाशक्ति के रूप में उभरा। यही कारण था कि शीत युद्ध की ये शुरुआत हुई। दूसरी बात है एशिया का में भी मतलब देखिए, जो न्यूली इंडिपेंडेंट देश थे, जो नौ स्वतंत्र देश थे, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार अपने यहाँ लोकतंत्र की स्थापना की, विकास की गति शुरुआत हुई। यही परिस्थितियाँ अफ्रीकन कंट्री के साथ भी हुई, जैसे ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका भी हैं, ये भी सारे नेशन स्टेट हैं। इन लोगों के यहाँ भी एक तरीके से कहें तो साउथ अफ्रीका में भी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश्ड हुआ। तो ये सारे मूल परिणाम थे द्वितीय विश्व युद्ध का, और इन्हीं परिणामों में शीत युद्ध की उत्पत्ति निहित है ना। जैसे दो महाशक्तियां उभर कर आई सामने, ये आप लोग समझ चुके हैं यहाँ। तो इन्हीं परिणामों में जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो वैश्विक पटल पे बदलाव हुआ, इन्हीं बदलाव के परिणाम स्वरूप शीत युद्ध की शुरुआत हुई। इन जितनी बिंदुओं को हमने चर्चा किया, इस स्लाइड में तो नहीं है, आप लोगों ने नोट किया तो ये ज़्यादा अच्छा है। आप देखिए, ये स्लाइड और पीडीएफ के अलावा आप लोग मेरी बातों को नोट भी करते चलें तो वो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। इसलिए बहुत सारी चीज़ों को पीडीएफ या पीपीटी में शामिल नहीं किया जा सकता। जो लेक्चर में बोला जाता है, ये तो एक आधार है जिसके आधार पे हम बताते हैं और आप लोग देख पाते हैं, तो उसे नोट करते रहें तो दैट वुड बी मच बेटर, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। दूसरी बात, ये परमाणु युग का सूत्रपात मैंने बता ही दिया। तो ये सारी चीज़ें थीं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक परिवर्तन हुए,
और इन्हीं परिवर्तनों में शीत युद्ध की चीजें शुरुआत की जो बेस थे या कहें शुरुआत का जो कारण था वो अंतर्निहित था। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध कई लोग ऐसा ना समझें, ये हंसने वाली बात नहीं है। एसओएल का मूल्यांकन करने के क्रम में जब मैंने स्टार्ट किया था कि 2011 में पढ़ाना, तो उसमें कई लोगों ने ये लिखा था शीत युद्ध सर्दियों में लड़ा जाता है। तो ये इस तरीके की रिडिकुलस चीजें ध्यान ना दें। शीत युद्ध का कुछ मतलब शाब्दिक अर्थ है। शीत युद्ध का मतलब है ये एक आइडियोलॉजिकल, मतलब युद्ध नहीं होती लेकिन लगभग तनाव सी स्थिति बनी रहती है उसमें। ये शीत युद्ध का मूल ये है, युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है उसमें। आप मान सकते हैं आइडियोलॉजिकल हैटर्ड, पॉलिटिकल डिस्ट्रस्ट, मतलब वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, है ना, कूटनीतिक जोड़ तोड़, मिलिट्री अलायंस, सैनिक प्रतिस्पर्धा, ये सारी चीज़ें मतलब मनोवैज्ञानिक युद्ध, ये इन सारी चीज़ों का आप शीत युद्ध में शामिल कर सकते हैं। एक परिभाषा अगर शीत युद्ध की दें तो यही दें कि वैसी स्थिति जिसमें दोनों दो महाशक्तियों जो उस समय विश्व में विद्यमान थी, यूएस और यूएसएसआर, उनमें एक वैचारिक घृणा का भाव था, राजनीतिक अविश्वास का भाव था, उसके बाद कूटनीतिक जोड़ तोड़ का, सैनिक प्रतिस्पर्धा, सैनिक संधियों को बढ़ाने का बात था, और एक तरीके से ऐसे मनोवैज्ञानिक तनाव की स्थिति बनी थी कि जिसमें ये लगता था कि युद्ध कभी भी हो सकता है। दैट इज नोन एज कोल्ड वॉर, उसे हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं, है ना। अब शीत युद्ध बहुत लंबा समय तक चला, 1945 से 1990 तक चला। इसमें दो चीजें ध्यान रखने वाली बात है, जितने बड़े बड़े वैश्विक संघर्ष हुए, नॉट वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध के अलावा जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए वो सारे शीत युद्ध के समय ही हुए। चाहे आप कोरिया क्राइसिस की बात करें, वियतनाम संकट की बात करें, इसराइल फिलिस्तीन की युद्ध की बात करें, ये सारे शीत युद्ध के ही दौरान हुआ, है ना। तो देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान तो ये था कि यूएस और यूएसएसआर के बीच में ऐसा कुछ मतलब स्थिति नहीं थी कि इनमें फर्दर इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, है ना। लेकिन परिस्थितियां ऐसे बन गई कि इंटरनेशनल लेवल पे दोनों ही एक दूसरे के विरुद्ध अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास करने लगे, और वे एक दूसरे को कूटनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सैनिक मोर्चे पर भी मतलब एक दूसरे को पराजित करने की कोशिश करने लगे, है ना। इससे इसका परिणाम क्या हुआ कि ये दोनों बड़ी महाशक्तियां थीं, तो इसलिए पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक भय, अविश्वास और तनाव का सरकमस्टेंसेस वातावरण बन गया, जिससे मतलब कहें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा लगा था कि स्थितियां सामान्य होंगी, लेकिन उसकी जगह ये मतलब एक तरीके से स्थितियां और तनावपूर्ण बन गई। युद्ध तो नहीं हुआ, बहुत बड़ा वैसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ वैसा, लेकिन इन दोनों में एक जो आइडियोलॉजिकल हैट्रेड, जो ये चीजें थी ये बढ़ने लगी, है ना। किसी वर्ल्ड वर्ल्ड का यूज तो बर्नार्ड एम ने 1916 में ये सॉरी 1947 में फर्स्ट टाइम किया था, जो एक तरह से इन दोनों देशों में जो एक टेंशन था, एक जो दोनों देशों में तनाव जो की जैसी जो स्थितियां बन गई थी, उसको इन्होंने शीत युद्ध का नाम दिया। और इसके बाद इसमें इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि युद्ध न होते हुए भी युद्ध की जो परिस्थितियां को बनाए रखने की कला थी, जिसमें प्रत्येक विषय पर विश्व शांति के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि अपने संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान में रखकर विचार और कार्य किया जाता था, इसको इन्होंने बर्नार्ड ने नाम दिया शीत युद्ध का, है ना। इसमें बेसिकली था क्या, देखिए वैश्विक स्तर पे जैसे आप लोग को मैं बता चुका हूँ, बाकी आपको मैं पॉइंट्स हैं मैं आगे एक एक करके बोलते जाऊंगा, या आप देख रहे हो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो आप नोट कर लेना, समझ लेना, बुक है आपके पास। बट द थिंग इज दैट
कि हमें इसकी मूल संकल्पना को समझना है। मैंने ये यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट यही है, आपको इसकी मूल संकल्पना को अच्छे से समझना है, तभी आप समझ पाओगे। तो अदरवाइज बुक मटेरियल तो फिर रखा रहता है, उसका कोई यूज नहीं। आपके पास भी किताबें होंगी, आपके पास भी सोर्स होगा, और हर सोर्स में सीपीयू तो फैक्चुअल है। इसमें क्या करेंगे हम? मार्शल प्लान को और ट्रूमैन को पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकते ना, जो है सो है, इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। आईआर में अगर आपको संकल्पना पता है तो फैक्ट तो आपको इतना ही चाहिए ना जिसका आप इंटरप्रिटेशन कर सको। तो इसलिए संकल्पनाओं पे जोड़ दीजिए, है ना, उसको आप जानने की कोशिश कीजिए कि हाँ क्या संकल्पना है। तो इसकी संकल्पना मैं यही यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मूल संकल्पना यही थी। शीत युद्धोत्तर काल, द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल में जो वैश्विक स्थितियां बनी, इसके बाद इन दोनों देशों में मतलब अपने मतलब कुनबा को, अपने समूह को बहुत ज़्यादा विस्तृत करने के लिए, अपने समूह को बड़ा करने के लिए, अपने विचारधारा जो है उसके विस्तारीकरण के लिए, अपने विचारधारा की प्रधानता स्थापित करने के लिए ऐसी ऐसी गतिविधियां को अंजाम दिया जा रहा था जिसमें युद्ध तो नहीं हो पा रही थी, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी, उसी को हम शीत युद्ध कहते हैं, है ना। तो ये एक ऐसा युद्ध था जिसका रण क्षेत्र मानव का मस्तिष्क था, ह्यूमन माइंड था, है ना, या मनुष्य के मनो से लड़ने वाला युद्ध था। इसे मतलब कहते हैं वॉर ऑफ नर्वस, स्नायु युद्ध भी कहा जा सकता है। इसमें जो रण क्षेत्र है का, उसमें उस तरीके का कोई रण क्षेत्र में सक्रिय युद्ध तो नहीं होता, परंतु विपक्षी राज्यों के सभी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संबंधों में शत्रुता भरे तनाव की स्थिति रहती थी। ठीक है, शीत युद्ध वस्तुतः युद्ध के नरसंहारक दुष्परिणाम से बचते हुए युद्ध द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त उद्देश्यों को मतलब गेन करने का, जो चीजें हम वॉर से गेन करते हैं उसे हम अपनी कूटनीति के द्वारा, अपने उसे हम वैचारिक प्रभाव स्थापित करके उसमें प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। और ऐसे ही किया जा रहा था दोनों महाशक्तियों के द्वारा। एक तरीके से ये वॉक युद्ध था, है ना, मतलब जिसे कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो या ऐसी मतलब संचार के साधनों से लड़ा जा रहा था। ठीक है, इसमें मतलब प्रचार द्वारा अपनी नीतियों को दूसरे को बताने के द्वारा, जैसे आप लोग को मैं ने बताया था लास्ट क्लास में, मैं फिर से बताता आ रहा हूँ कि अमेरिका द्वारा ट्रूमैन कूटनीति अपनाया गया, जो नौ उपनिवेशित राष्ट्र थे, नौ स्वतंत्र राष्ट्र थे, नवोदित राष्ट्र जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज़ाद हुए थे, वहाँ पे उनको अपने समूह में शामिल करने के लिए उनमें अ, उनको आर्थिक मदद देकर, उन्हें अलग अलग से सहायता देकर कई सारी योजनाओं का सूत्रपात किया गया, चलाया गया, है ना। तो इसमें दूसरी बात है कि प्रचार करके या डरा कर, धमका कर, जो नए देश हैं, नौ नौ स्वतंत्र देश हैं, उन्हें अपनी समूह में शामिल कर कर अपनी कुनबा को बढ़ाने का प्रयास किया जाता था। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसे डिफाइन करने की कोशिश की है ना। संक्षेप में इसके हम कुछ जो कहते हैं इसके लक्षण है, उसको ऐसे देख सकते हैं कि शीत युद्ध दो सिद्धांतों का ही नहीं, बल्कि ये दो बड़े शक्तियों, यूएस और यूएसएसआर, अमेरिका और सोवियत संघ का ये एक संघर्ष था। इसमें प्रचार का महत्व था, है ना। प्रचार का मतलब एक दूसरे के बारे में गलत या उल्टी सीधी अवधारणाओं को विश्व पटल पे लाकर उसे प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी। एक तरीके से ये कहें तो ये एक वॉक युद्ध था, मतलब बातों से लड़े जाना वाला युद्ध था। शीत युद्ध में दोनों जो महाशक्तियां थीं, व्यापक प्रचार, गुप्तचर, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियों तथा प्रादेशिक संगठनों की स्थापना करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में लगी थी। मैंने ये बात आपको पहले ही बताया था कि कैसे सैनिक संधियां हो रही थी। जो पूंजीवादी राष्ट्र थे उनके समूह में जो भी देश थे या जो नहीं भी थे, तो उनको वो सैनिक मदद देकर या अलग अलग तरीके का मदद देकर उनके साथ मिलिट्री ट्रीटी कर रहे थे, सैनिक संधियां कर रहे थे, ताकि वो हमारे समूह में
शामिल हो जाए। उसके अमेरिका के द्वारा नाटो का, तो इनके द्वारा वर्सापेट का, सीटो का, सैंटो का, ऐसे कई सारी सैनिक संधियां उस समय स्थापित हुई। तो ये सारी चीज थी। उसके बाद इन दोनों जो मतलब देश का कुनबा था, या इन दोनों का जो एक समूह था, इसमें जो एक टेंशन था ना कि वो ऐसा कर रहा है, तो अब हम उसके जवाब में हम कैसी दूसरी कूटनीति अपनाएंगे, है ना। जैसे आपको मैं एक चीज बताऊंगा, वो आप आगे बताना, अभी एक पॉइंट बताकर उससे बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। इसके बाद ये एक तरीके से कहें तो जोड़ान क्षेत्र में लड़ने वाला युद्ध था, उससे ज्यादा मतलब क्या कहें, भयानक था, है ना। क्योंकि इसे ह्यूमन माइंड से और ह्यूमन के जो दिमाग से चल रहा था, अलग अलग कूटनीति या फिर के राजनीति, उसके द्वारा लड़ा जा रहा था। ठीक है, देखिए ये हो गया। हाँ, मैं ये बता रहा था कि जैसे दोनों में कैसे कॉन्फ्लिक्ट था। अब जैसे यूएनओ का एस्टैब्लिशमेंट हो गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ का, पता है आप लोग को, 1945 में ही, और ये 1945 से ही सीटीयू शुरू हुआ। उसके बाद क्या हुआ, यूएनओ के एस्टैब्लिशमेंट तो होने के बाद उसमें सिक्योरिटी काउंसिल है, ये है, तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे सर्वसम्मति से निर्णय लेना होता है। जहाँ पे सर्वसम्मति से निर्णय लेना होता है, तो उसमें क्या है कि जब सर्वसम्मति से निर्णय लेंगे हम, तो ऐसा चीज था कि सर्वसम्मति से निर्णय लेने के लिए पांचों जो उसके देश हैं, उनका वहाँ पे होना आवश्यक है ना। उन पांचों देशों का सहमति होना आवश्यक है। तो जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मान लो किसी दो देश में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो उसके बाद यूएस ने पहल किया कि हाँ भाई, वहाँ इंटरनेशनल वो हमारा जो राष्ट्र संघ है उसका वो होना चाहिए, पहल होना चाहिए कि अगर संघर्ष, तो राष्ट्र संघ का मूल उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना ही तो राष्ट्र संघ का मूल उद्देश्य है। लेकिन उसमें क्या था कि अगर एक देश पहल करे, जबकि वहां सर्वसम्मति से निर्णय लेना है, पांचों के सहमति के बिना वहां एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो अगर यूएस पहल कर रहा है, यूएस के साथ वीटो लगा देगा कि नहीं भाई, वहां नहीं करना है। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक बार वहां यूएस ने यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन पास किया था, जिसे हम कहते हैं शांति के लिए एकता प्रस्ताव, है ना। कि भाई हमें तो शांति स्थापित करना है ना, शांति स्थापित करना है। अब अगर अमेरिका ये पहल कर रहा है, और रूस रूस ही एक ऐसा देश था, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ अमेरिका, मैं अमेरिका की यहाँ प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप पढ़ोगे डिटेल में तो यू कैन सी और गो थ्रू दिस कि यूएसएसआर, सोवियत रूस ही एक ऐसा देश था जिसने सबसे ज्यादा वीटो पावर का यूज किया, है ना। सोवियत संघ ही सबसे ज्यादा आयतन करेगा, चाइना से भी बैठ लो तो करेगा, चाइना की वही नीति है, तो लेगा। जापान से कॉन्फ्लिक्ट तो बात बात में वीटो पावर का यूज करता था। और अगर यूएन की बहुत ज्यादा सफलता नहीं हो पाई, हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत कारगर साबित हुआ, लेकिन जितना उम्मीद की नहीं हो पाया, तो उसमें यूएसएसआर का बहुत बड़ा रोल है। केवल हम अमेरिका को नहीं कह सकते कि अमेरिका ही हर जगह डोमिनेंट रहा, वो आज डोमिनेंट हो गया है वर्ल्ड वाइड। उसकी हेजेमनी एस्टैब्लिश हो गई है। तो ये सारे तनाव के कारण हैं, ठीक है। और ये इसे हम शीत युद्ध कहते हैं। अब हम बात करते हैं शीत युद्ध की, जो प्रकृति क्या है, ये तो चीज़ें हमने आपको बता ही दिया कि ये शीत युद्ध की प्रकृति कूटनीतिक युद्ध सी है, जिसमें ये मानव के मस्तिष्क से युद्ध लड़ा जाता है। और इसमें मतलब ये एक दूसरे से मतलब पीस बनाए हुए एक दूसरे से दुश्मनी निभाया जाता है ना। शांति बनाए हुए एक दूसरे से कूटनीति रखा जाता है। बहुत ऐसा मतलब शस्त्रों से युद्ध नहीं लड़ा जाता। अब इसके जो मूल कारण हैं उस पर हम थोड़ा ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि आज कारण कर लेंगे, तब हम कल इसके विकास या नेक्स्ट क्लास में इससे संबंधित और सारी चीज़ों को करेंगे। बट इट्स रिक्वायर्ड कि आप लोगों को पढ़ना होगा, क्योंकि हमारे पास इतना समय ही नहीं होता कि मैं एक एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कर पाऊँ। मैं तो बस समराइज करके बता देता हूँ,
ठीक है। अब इसकी ऐतिहासिक जो कारण है उसमें पहला इस पीडीएफ में ये है ऐतिहासिक कारण। देखिए ऐतिहासिक कारण तो अगर देखें तो इसमें कई सारी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। 1917 में जो यूएसएसआर में बोल्शेविक क्रांति थी, वहाँ भी कुछ ऐसी एस्पेक्ट्स था जिसका हुआ, ठीक है। उसे बाद में क्योंकि ये मतलब एक देखा जा सकता है 1917 के बोल्शेविक क्रांति के समय ही जो वेस्टर्न नेशंस थे, पश्चिमी राष्ट्र जैसे अमेरिका या और भी यूरोपीय राष्ट्र थे, उन्होंने सोवियत संघ को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि साम्यवाद एक विश्वव्यापी आंदोलन था, है ना। जो साम्यवाद था वो जो बहुत बड़ा मूवमेंट था, और वो उसको उनको इससे एक तरह से खतरा था, एक तरीके से खतरा था। उनको लगता था कि इसके वजह से पूंजीवाद प्रभावित होगा, और जो पूंजीवादी देश में समूह में जो देश शामिल हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं साम्यवाद से प्रभावित होकर उसमें तो शामिल ना हो जाए। इस वजह से एक वहां था, ठीक है। और इनका साम्यवाद का मूल उद्देश्य क्या था? पूंजीवाद को समाप्त करना, है ना। ब्रिटेन ने सोवियत संघ में को 1924 और अमेरिका ने 1933 में मान्यता दी। तो इसमें बेसिकली यही था कि एक साम्यवाद को प्रभाव को रोकना चाह रहे थे ये जो पूंजीवादी देश थे। तो एक कारण तो ये देख सकते हैं। ये जो द्वितीय मोर्चे का प्रश्न है ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद शीत युद्ध का दूसरा जो मूल महत्वपूर्ण कारण है वो ये था कि जब तृतीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ ना, तो युद्ध के बाद जो राष्ट्रों का उद्देश्य था, है ना, युद्ध के बाद तो अलग अलग था। जैसे अब यूरोप में क्या था, यूरोप का इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया था, इतना ज्यादा सर्वनाश हो गया था कि वहां पुनर्निर्माण और विकास की गति को फिर से स्थापित करना था, रीस्ट्रक्चर करना था, इसीलिए आईवीआरडी बना, ठीक है। इसमें एक गैप होने लगा, ठीक है। वॉर के बाद दोनों देश अपने आप को स्टैब्लिश करने में, अपने आप को बेहतर करने में लगे। तो इन दोनों का जो ऑब्जेक्ट था, जो इनका उद्देश्य था, जो जो चीजें चाह रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से गैप क्रिएट होने लगा, एक अंतर आने लगा, है ना। दोनों अपने अपने इनका जो उद्देश्य था उसमें जो गैप है, जो अंतर था, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण शीत युद्ध का बन के सामने आया। और यही था कि ये गैप आगे चलकर इस तरीके के संघर्ष को पैदा किया, है ना। अगला इसमें एक है कि सोवियत संघ द्वारा याल्टा सम्मेलन की अवधारणा अवहेलना। जो याल्टा सम्मेलन हुआ था 1945 में, रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल ने कुछ समझौते किए थे। पोलैंड में सोवियत संघ द्वारा संरक्षित लुब्नियन शासन और पश्चिमी देशों द्वारा संरक्षित लंदन शासन के स्थान पर स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन पर आधारित एक मतलब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट स्थापित करने की बात हुई थी, है ना। लेकिन जैसे ही वॉर फिनिश हुआ, युद्ध का अंत हुआ, स्टालिन ने अपने वचनों से मतलब जो उसका स्टेटमेंट था, जो चीज को कमिटमेंट किया था, उससे वो डिनाई करना शुरू कर दिया, है ना। और जो अमेरिका और ब्रिटिश प्रेक्षक थे पोलैंड में, वो उसको उन्होंने एंट्री देना बंद कर दिया। तो इस तरीके का जो था कि जो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध अन्यास, तो मैं इसको समराइज करके बता दे रहा हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध अन्यास तो समाप्त हुआ नहीं, है ना। इसके समाप्त होने के पीछे भी कारण थे। तो जब समाप्त हुआ, समाप्त होने के पीछे कारण थे, और युद्ध के समय जो कुछ संधियां हुई थी, सोवियत संघ उन संधियों को मानने से इनकार करने लगा, ठीक है। सोवियत संघ मतलब केवल ये एक याल्टा सम्मेलन की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, वो और कई सारे, अगला में यही है, बाल्कन जो ट्रीटी हुई थी उसका भी सोवियत संघ मार्च लेवल पे जो भी संधियां हुई थी और जिसके वजह से युद्ध की समाप्ति हुई और शांति समझौता होने के क्रम में आए, उसमें क्या हुआ, सोवियत संघ आए दिन उन सब चीजों को इग्नोर करके केवल अपने नेशंस इंटरनेशनल इंटरेस्ट पे फोकस्ड हो गया, और अपने हेजिमनी या अपना साम्यवाद को, प्रसार को वो ज्यादा वरीयता देने लगा। नतीजा ये था कि इस तरीके के सरकमस्टेंसेस, ऐसी युद्ध जैसी स्थितियां बनने लगी, क्योंकि विश्व समुदाय द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका को देख चुका था,
तो कोई ऐसा नहीं चाहता था कि युद्ध करें, है ना, पूंजीवादी समूह नहीं चाहता था युद्ध करे, लेकिन वो यूरोप अपनी बातों से अडिग नहीं रह रहा है, अपनी संधियां या जो समझौता किया है उसको अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है, उसको वो मानने से इनकार कर रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये अलग अलग तरीके की कूटनीति और राजनीति का सहारा लेने लगे, और परिणामतः ये सारी चीजें जो थी शीत युद्ध के स्वरूप में सामने आई, है ना। इसके बाद है ईरान से सोवियत सेना का न हटाया जाना। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ही, द्वितीय विश्व युद्ध का ही ये एक कारण है, जिसमें ये बात हुई थी कि विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सेना ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर अधिकार जमा लिया था। हालांकि युद्ध समाप्त होने के बाद दक्षिणी ईरान से हटा लिया था सेना, पर सोवियत संघ ने अपनी सेना हटाने से इनकार कर दिया। ठीक है, अमेरिका ने तो अपना हटा लिया था, इनकार कर दिया। अब ऐसे में जो ट्रीटी हुई युद्ध के समय, ठीक है, आप ब्रिटेन के कॉन्सेंट से आपने वहां पे रखा, लेकिन युद्ध समाप्त हो गई। युद्ध के बाद समाप्त ऐसे नहीं हुई, कारण था इतना ज्यादा हरास हुआ, मतलब श्रम का खून बहे, ऐसा मतलब कहा जाता है कि मैंने बताया ही था कि महाभारत काल के बाद द्वितीय विश्व युद्ध जैसा कोई महायुद्ध नहीं हुआ, वही हुआ जिसमें इतने बड़े पेश के पैमाने पे इसकी विभीषिका या दुष्परिणाम देखने को मिले, मानवाधिकारों का हनन हुआ, बहुत सारी चीजें थी उसके परिणाम में, है ना। तो ये लेकिन उसमें जो भी ट्रीटिस थी, मेजर रीजन ये था, देखिए ऐतिहासिक कारण तो था कि इसके मन में एक द्वेष था कि इन्होंने मुझे कॉन्सेंट बाद में दिया, इन्होंने ये चीजें बाद में की, इन्होंने ऐसे किया, वो सारी चीजें तो थी। लेकिन सबसे मूल कारण युद्ध के दौरान या द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के समय जो चीजें की गई थी, जो संधियां की गई थी, जो समझौते हुए थे, जिस मुद्दे पे दोनों देशों और देशों ने सहमति जताई थी, उन सारी शर्तों को ये मानने से इनकार करने लगा रूस, है ना। याल्टा सम्मेलन का बहिष्कार किया। मैंने एक और दूसरा भी बताया कि जो बाल्कन ट्रीटी थी उसको भी फॉलो नहीं किया। ईरान में सेना मान लो ब्रिटेन के कहने से लगाई गई थी, इनकी भी अमेरिका की भी, लेकिन अमेरिका ने हटा लिया, तो इनको भी हटाने की ज़रूरत थी। इन्हें भी ये बात हुई थी कि हम ये हटा लेंगे, तो ये हटाने से मना कर दिए कि नहीं हम नहीं हटाएंगे, हमारा रहेगा ही। ठीक है, तो ये मेजर रीज़न थे। उसके बाद टर्की पर सोवियत संघ का दबाव है, फिर आप देख सकते हैं यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, मतलब ऐसे कुल मिला के आई एम नॉट टेलिंग अबाउट दिस पॉइंट कि ये केवल यूएसएसआर की ये मतलब एक तरीके से कहें तो रिजिडिटी के कारण से, एक उसकी अड़ियल रवैये से शीत युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका भी इसमें था। अमेरिकी अपनी हेजीमनी तो स्टैब्लिश करना ही चाहता था ना, अमेरिका की जो बाजारवादी नीतियां थी उसे भी वो प्रभाव मतलब पूरे दुनिया में प्रसारित करना चाहता था, तो ये भी कारण थे। लेकिन बहुत सारे मुद्दे पे आप देखें, मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स जो था वो यूएसएसआर की चीजें सामने आती हैं। और दिस इज माय परसेप्शन, ये मेरा परिप्रेक्ष्य, आप पीछे मत पड़ जाइए सर ने ये गलत बताया या केवल अमेरिका रूस के से है, अमेरिका भी ऐसा कर रहा, हाँ कर रहा था, लेकिन अमेरिका तो एक तरीके से पूंजीवाद का प्रणेता ही था, और वो पूंजीवाद के प्रसार के लिए येन केन प्रकरण, उसने तो तृतीय विश्व के जो राष्ट्र हैं उनकी स्वतंत्रता के लिए भी पहल की। उसने तो आत्मनिर्णय के सिद्धांत को भी प्रबलता प्रदान की और स्वीकृति दी। आत्मनिर्णय का सिद्धांत होता है कि राष्ट्रों को इस तरीके का, जब वो पूंजीवाद वहां से कॉलोनी हट गई, यूरोप का शासन समाप्त हो गया, तो उनको ये निर्णय लेने की स्वतंत्रता कि वो अपनी कैसी विदेश नीति बनाएंगे, यूएसएसआर में शामिल होंगे या यूएस में शामिल होंगे या नहीं होंगे, या नाम का फॉलो करेंगे, इसी को आत्मनिर्णय कहते हैं। तो ये तो यूएस तो इसके फेवर में ही था, लेकिन कई कई सारे ऐसे पॉइंट मैंने जितना पढ़ा है या देखा है, कई सारे ऐसे बिंदु हैं जिसमें यही चीज आती है, देखने को मिलता है हमें कि इसने ट्रीटी को फॉलो नहीं किया। यूएसएसआर सोवियत संघ ने जो संधियां थी, एक के बाद दो, एक हर एक संधि का अतिक्रमण करने की कोशिश की, और जब आप संधियों का अतिक्रमण करेंगे, जो एक बार दो लोगों में कमिटमेंट हो गई है,
आप सोच के देखिए, अगर आप उस कमिटमेंट को फॉलो नहीं करके आप कुछ और चीज़ें देखेंगे, अपना इंटरेस्ट देखेंगे, अपना विस्तार देखेंगे, अपना राष्ट्रीय हित देखेंगे, तो ऑब्वियसली दूसरे देश तो फिर आपकी इस चीज़ को भेंट नहीं करेंगे ना। वो तो फिर अपनी आपको बेनिफिट को रिड्यूस करने के लिए वो चीज़ें कोशिश करेंगे, और परिणाम क्या होगा, फिर शीत युद्ध की जैसी स्थिति बन के सामने आएगी। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको तो समझ में आया होगा। और कुछ बिंदु हैं जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है, पॉइंट 9 है, उसमें ये है अणुबम का आविष्कार। अणुबम मतलब परमाणु युग का सूत्रपात मैंने पहले ही बता दिया था कि कैसे परमाणु युग का सूत्रपात हुआ, कि शीत युद्ध का एक कारण इसका परमाणु बम का आविष्कार भी था। यह कहा जाता है कि अणु बम ने हिरोशिमा का ही विध्वंस नहीं किया, बल्कि युद्धकालीन मित्र राष्ट्रों की मित्रता का भी अंत कर दिया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अणु बम पर अनुसंधान कार्य और उसका परीक्षण बहुत पहले ही चल रहा था। एकाएक तो बनता नहीं, जैसे हमारे यहाँ बना, उसके थोड़े दिन बाद 4 दिन बाद, हफ्ते दिन बाद पाकिस्तान ने भी टेस्ट कर दिया। तो ऐसा तो नहीं था कि पाकिस्तान ने 4 दिन में ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, बल्कि पाकिस्तान इसके लिए पहले से वो तैयार रहा होगा, या कहीं से खरीद ही लिया होगा तकनीक, कुछ भी है। तो ये पहले से चल रहा था, और अमेरिका ने कि ये एक्टिविटीज जो थी, इससे ब्रिटेन पूरी तरीके से परिचित था, लेकिन सोवियत संघ से इसका रहस्य जानबूझकर गुप्त रखा गया, है ना। और सोवियत संघ को इससे जबरदस्त एक तरीके से है, और चूंकि ये मित्र राष्ट्र के थे तीनों, ये ध्यान होगा आपको, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध में ये एक समूह में थे। अब इससे सोवियत संघ को एक तरीके से मतलब लगा ना कि अच्छा, एक क्यों तो पता है और हमें नहीं पता है, तो इसे उसको मतलब एक झटका सा लगा, है ना। और उसको इसने एक अलग तरीके से लिया कि अच्छा, इन पे फिर विश्वास नहीं किया जा सकता है। जो इतनी बड़ी विकास को और इतनी बड़ी चीज को छुपा सकता है, उस पे आगे विश्वास नहीं किया जा सकता है ना। तो ये भी एक कारण था कि दोनों पक्षों में, दोनों राष्ट्रों में जो मनमुटाव या इस तरीके की जो स्थितियां थी उस पे मतलब उभर कर सामने आई। ठीक है, अगला बिंदु है सोवियत संघ द्वारा अमेरिकी विरोधी प्रचार का अभियान। ये तो मैं आपको पहले से ही बोलते आ रहा हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट से, कि कई सारे ऐसे बिंदु थे, कई सारे ऐसे पहलू थे जिसपे सोवियत संघ मतलब कहें तो एक तरीके से इस युद्ध को, शीत युद्ध को रेगुलेट करने वाला या डायरेक्टिव देने वाला, या इसको एक तरीके से तीक्ष्ण करने वाला, आगे बढ़ाने वाला प्राइमरी देश था, है ना। ये अमेरिका विरोधी प्रचार करने लगा, या फिर उसकी नीतियों का उसे पता चला कि अच्छा, ये बम बना लिया, ऐसे कर लिया, या फिर ये पूंजीवाद का समर्थक है, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो ये जो सोवियत संघ द्वारा जो अमेरिका विरोधी प्रचार था, तो इससे अमेरिका को वो तो झटका लगेगा ही, और अमेरिका चाहता था कि हमारे पूंजीवाद का प्रसार हो। ये तो अपना पूंजीवाद की बुराई या अमेरिकी नीतियों का दुष्प्रचार, इन सारे फैक्टर से भी एक दोनों देशों में एक तरीके से मनमुटाव उत्पन्न हुआ। कि पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार का अभियान। पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार के अभियान ने जल्दी आहुति में की का काम किया। देखिए बेसिकली ये क्या हुआ था कि ये जो इनकी वेस्टर्न कंट्री थे, जो जिसमें अमेरिका या और भी थे, ब्रिटिश ने अपनी जो उनका एक वो विज्ञापन था, उसमें कहा कि हमें तानाशाही के स्वरूप में एक स्थान पर उसके दूसरे स्थान पर रोकना चाहिए। तो इन लोगों का फुलटन भाषण में चर्चिल ने कहा कि बाल्टिक में स्टेटिन ये
स्टेटिन से लेकर एड्रियाटिक से ट्रिस्टे तक महाद्वीप यूरोप में जो है वो एक लौह आवरण का ये छा गया था वहाँ। ये सभी प्रसिद्ध जो नगर थे एक सोवियत संघ के क्षेत्र में बसने वाली जनता ने न केवल सोवियत प्रभाव में है बल्कि वो सोवियत के नियंत्रण में भी था। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये चीजें थी कि जो उन देशों का कुछ ऐसा कौन मतलब वो कहें कि दुर्भावनापूर्ण भाषण था या उनकी कुछ ऐसी नीतियां थी वो सोवियत संघ के विरुद्ध थी, है ना। तो ये भी देखिए वन वे नहीं होता है कुछ चीज, केवल सोवियत संघ को ही इसके लिए जिम्मेदार मान लिया जाए कि सोवियत संघ ने वन वे तरीके से शीत युद्ध को दिशा दिया, तो ऐसा नहीं था। समय समय पर पश्चिमी राष्ट्रों और पूंजीवादी राष्ट्रों या कहें कि अमेरिका द्वारा या ब्रिटेन द्वारा भी इस तरीके की गलतियां की जाती रही हैं और तभी जाकर इससे सोवियत संघ को मौका मिल गया। सोवियत संघ तो एग्रेसर की भूमिका में था ही, इसमें कोई संशय नहीं है, ये मेरा परसेप्शन है। ठीक है, इसके अलावा इसमें है की नाकेबंदी, सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग, ये बात मैंने पहले ही कहा था। सोवियत संघ आए दिन हर बात पे वीटो का प्रयोग करता है ना, करता था। ये मैं बता रहा हूँ ना कि जैसे अब क्यूबा क्राइसिस था, अब वो कोरिया क्राइसिस, उसमें भी इसने वीटो का प्रयोग कर दिया। तो सोवियत संघ का बार बार जो वीटो का प्रयोग किया जाना था एक तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्यों की पूर्ति में बाधा था, है ना। ये चूंकि उसे शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए बना है, लेकिन ये क्या करेगा कि इतना ज्यादा इसका प्रयोग करेगा कि पश्चिमी राष्ट्रों को ये मान्यता बन गई कि यह इस संगठन को समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील है, मतलब यूएनओ को, है ना। इस कारण पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ को एक तरीके से क्रिटिसाइज करने लगे, जिसके परिणाम में उनमें परस्पर विरोध और तनाव का वातावरण और अधिक विकसित हो गया, है ना। मैंने यही बताया था आए दिन सोवियत संघ वो करने लगा, एक तरीके से इसका प्रयोग करने लगा आपको वीटो का। और ये वीटो का मैक्सिमम जो यूजेस है ना वो एक तरीके से इसका मतलब दोनों देशों में एक द्वंद्व का कारण बन गया। ठीक है, आगे एक दो और बिंदु हैं। सोवियत संघ की लैंड लीज सहायता बंद किया जाना, शक्ति संघर्ष, मॉर्गेनथाउ तो ये कहते ही है शक्ति संघर्ष, हित संघर्ष, इंटरेस्ट क्लास, ये सारे बेसिकली मेजर रीजंस थे कोल्ड वॉर के, शीत युद्ध के। ये मूल कारण थे जिसपे मैंने आज प्रकाश डाला। और बाकी इसका डेवलपमेंट और इसका एक्सपेंशन, इसकी विस्तार, इसका एक्सटेंशन, ये विकास और विस्तार, इसके साथ ही इसके परिणाम और इसका अंत, इन सारी बिंदुओं पे हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। अब यहाँ तक अगर आप लोग का कोई प्रश्न है तो यू कैन आस्क। आपका कोई भी ऐसा लगता है कुछ तो आप पूछ सकते हैं। आई एम हियर फॉर यू, यू कैन टेक्स्ट। आप लोगों को कोई प्रश्न नहीं आता, ये अच्छी बात नहीं है, पूछना चाहिए। आप टेक्स्ट करो, आई एम हियर फॉर यू, मैं रिप्लाई करूँगा।
सर क्लास खत्म कर रहे हैं आप? हाँ, एंड कर दूँ? हाँ एंड कर दीजिए। एक्चुअली 5 मिनट्स लास्ट में इसके लिए देते हैं ना हाँ तो वो आप कर क्वेश्चन। लीजिए, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। ओके ओके, थैंक यू, अभी कर देते हैं।